दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, एक मोर्चा संसद में खुला हुआ है, एक मोर्चा सड़क पर खुला हुआ है, एक मोर्चा किसानों के बीच से खुला हुआ है तो एक मोर्चा नौजवानों से के बीच से खुला हुआ है और एक मोर्चा गठबंधन के सहयोगियों के तुष्टीकरण के लिए भी खुला हुआ है। लेकिन इन सब के बीच इतने सारे मोर्चों का मुकाबला कर रही नरेंद्र मोदी और अमित शाह की वो सरकार भला किस तरह से चल रही है या किस तरह से चलाने की कवायद हो रही है, इन सब पर चर्चा हो ही रही थी। तभी एक मोर्चा अगर नागपुर से खुलता हुआ शुरू हो जाए, एक मोर्चा मातृ संगठन से खुलना शुरू हो जाए और एक मोर्चा वहां से खुलना शुरू हो जाए जिसने भारतीय जनता पार्टी के लिए कैडर सप्लाई की पूरी मशीनरी तैयार की हो, तो आप सोच सकते हैं कि सत्ता की परेशानियां, सत्ता की दुश्वारियां कितनी बढ़ी हुई है। बात भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। बात भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस बदलाव की बिसात बिछाई जा रही है, उस बिसात के इर्द गिर्द नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भूमिका कहां फिट बैठती है और कितनी फिट बैठती है, उस पर हो रही है। मोहन भागवत का बयान आपने सुना होगा। बयान किसी और संदर्भ में था, लेकिन किस संदर्भ में लिया गया यह पूरे देश ने देखा है। बयान दरअसल यह था कि कुछ लोग खुद को अलौकिक पारलौकिक समझने लगते हैं और इस तरह की प्रवृत्ति नुकसान पहुंचाती है। उस पूरे बयान का लब-ओ-लुआब यही था। अब अलौकिक और पारलौकिक समझने के लिए मौजूदा दौर में इस देश में कितने नॉन बायोलॉजिकल लोग बचे हुए हैं, ये बात मोहन भागवत भी समझते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आज की तारीख में जो सबसे बड़े प्रश्न का फैसला करना है, वो सवाल ये है, वो प्रश्न ये है कि भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा। और निश्चित तौर पर वो कोई बायोलॉजिकल एंटिटी ही होगी, वो कोई जैविक व्यक्ति ही होगा, अजैविक नहीं हो सकता, नॉन बायोलॉजिकल नहीं हो सकता। लेकिन आखिर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के पद पर जो नियुक्ति होनी है और जो अध्यक्ष बनेगा, उसके पहले पिछले कई बार से देखा जा रहा है कि कार्यवाहक अध्यक्ष की जो परंपरा है कि पहले यदि कोई मंत्री, यदि कोई भाजपा का अध्यक्ष सरकार का हिस्सा बन जाता है, उस परिस्थिति में नए अध्यक्ष की नियुक्ति के पहले पिछले कुछ अलग अलग मौकों से देखा जा रहा है कि कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति होती है वर्किंग प्रेसिडेंट की, बिल्कुल जेडीयू के संजय झा वाली स्टाइल में। लेकिन वहां वर्किंग प्रेसिडेंट को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, यहां वर्किंग प्रेसिडेंट को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के इस कल्चर की वाकई तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन क्या ये तारीफ मौजूदा नेतृत्व के रहते हुए क्या एक ताकतवर अध्यक्ष बनाने की ओर लेकर जा रही है बीजेपी को, या बीजेपी में एक रबर स्टाम्प बनाने की तैयारी है? ये सवाल यही आकर अटक रहा है कि आखिर जेपी नड्डा का उत्तराधिकारी कौन होगा। कई जिम्मेदारियां जेपी नड्डा के जिम्मे अब हैं। आज की तारीख में जब उनका कार्यकाल जून के महीने में खत्म हो गया, बतौर भाजपा अध्यक्ष उनका कार्यकाल खत्म हो गया, उसके बाद भी वो भाजपा के अध्यक्ष बने हुए हैं और उसके साथ साथ केंद्र में मंत्री भी हैं। नरेंद्र मोदी सरकार में पूरे देश के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं, राज्यसभा में सदन के नेता की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। और इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी में वर्किंग प्रेसिडेंट की कवायद भी चल रही है। वर्किंग प्रेसिडेंट अगले हफ्ते 10 दिन में आपके सामने आ जाएगा, वो नाम सामने आ जाएगा कि वर्किंग प्रेसिडेंट कौन होगा। और वही वर्किंग प्रेसिडेंट 4-5 महीनों के बाद पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में भी आपके सामने आ जाएगा। लेकिन वर्किंग प्रेसिडेंट यानी कार्यकारी अध्यक्ष नरेंद्र मोदी अमित शाह की मर्जी से होगा, यानी गुजरात लॉबी का रबर स्टाम्प होगा या नागपुर का रबर स्टाम्प होगा। यही पेच फंस रहा है कि आखिर अध्यक्ष बनाएगा, कार्यकारी अध्यक्ष बनाएगा तो कौन बनाएगा। 9 जून को नरेंद्र मोदी सरकार शपथ ले चुकी, 1.5 महीने से ज्यादा हो चुके, लेकिन अब तक वर्किंग प्रेसिडेंट के नाम का ऐलान नहीं हुआ। जरा पिछली बार से 2019 की रवायत पर गौर करें तो 2019 में 30 मई को नरेंद्र मोदी की सरकार ने शपथ ली थी और उस वक्त के भाजपा अध्यक्ष अमित शाह केंद्र में गृह मंत्री बना दिए गए थे, मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा हो गए थे। और महज 18 दिनों के भीतर 18 जून 2019 को अगले वर्किंग प्रेसिडेंट, अगले कार्यकारी अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो गया। जेपी नड्डा कार्यकारी अध्यक्ष हो गए और 4-5 महीने बाद जब महाराष्ट्र का चुनाव संपन्न हो गया, उसके बाद जेपी नड्डा पूर्णकालिक भाजपा अध्यक्ष हो गए।
लेकिन 18 दिनों में जो फैसला पिछली बार हुआ, इस बार 1.5 महीने से ज्यादा हुआ और अब तक फैसला नहीं हो पाया। इसके पीछे के कारण क्या है? तो पहला कारण यह है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो स्थिति थी 2014 में, जो उनकी स्थिति थी, जो पोजीशन बीजेपी के अंदर थी, 2019 में जो उनकी पोजीशन बीजेपी के अंदर थी, वो 2024 में नहीं है। 14 और 19 में भारतीय जनता पार्टी अकेले दम सत्ता में आई थी। 14 में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव जीता था, बहुमत के 272 के आंकड़े को सफलतापूर्वक पार कर लिया था। 19 में भी बालाकोट के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जिस प्रकार का माहौल उपजा, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 300 का आंकड़ा पार कर लिया। लेकिन 2024 में जब 400 का नारा लगा, 400 पार का नारा लगा, तब भारतीय जनता पार्टी बमुश्किल 60% मार्क्स जुटा पाई। यानी 400 के नारे पर 240 पर आकर अटक गई, बहुमत नहीं मिला। और उसके बाद नानी फैक्टर के बूते सत्ता चलाने की नौबत आ गई। नानी फैक्टर यानी नायडू और नीतीश फैक्टर, संक्षेप में कहें तो नानी फैक्टर। तो जो सरकार नानी फैक्टर पर टिकी हुई है, वो सरकार अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपनी सरकार चला पाएगी। यही रस्साकसी कार्यकारी अध्यक्ष के फैसले को अब तक यानी 45 दिनों से ज्यादा लंबा खींच कर ले आई है। 1.5 महीनों से ज्यादा मामला खींच गया। संघ क्या चाहता है? संघ चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी में भावी नेतृत्व तैयार किया जाए। संघ को जब लाल कृष्ण आडवाणी को घर बिठाना था, उनकी पूरी पीढ़ी को घर बिठाना था, चाहे वो जसवंत सिंह हो, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे वो यशवंत सिन्हा हो, लाल कृष्ण आडवाणी के साथ सबको घर बिठाना था, तब नरेंद्र मोदी को भी संघ ने स्वीकार कर लिया था। और आज जब संघ नरेंद्र मोदी की पूरी टीम को घर बिठाना चाहता है, तो नरेंद्र मोदी की मर्जी का कार्यकारी अध्यक्ष और भविष्य में जाकर वही व्यक्ति पार्टी अध्यक्ष हो जाए, ये भला संघ कैसे स्वीकार कर सकता है? 10 सालों के शासनकाल में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि संघ के एजेंडे को जहां तक लागू करना था, नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिशें की। कुछ मामलों में उसे सफलता भी मिली, कुछ मामला न्यायालय में भी गया, लेकिन कोशिश भरपूर की। लेकिन संघ के एजेंडे को तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह लागू करते रहे। संघ के एजेंडे को लागू करने के साथ साथ संघ के नेतृत्व और संघ से आने वाले लोगों की उपेक्षा भी बढ़ती रही। सीधा मतलब यह हुआ कि जो काम आप कर रहे हैं, जो आपका एजेंडा है, वो करते रहेंगे, लेकिन आपको अहमियत नहीं देंगे। संघ की नाराजगी इस बात से थी। और स्वाभाविक है कि लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी उस दौर में संघ को कम से कम आज की तुलना में एनडीए गठबंधन सहयोगियों के बावजूद चलती बहुत ज्यादा नहीं थी सरकार में, लेकिन सुनी जरूर जाती थी। यहां सुनना भी बंद हो गया था। तो अब नागपुर क्या किसी संजय जोशी को बिठाना चाहता है? नागपुर क्या किसी शिवराज सिंह चौहान को बिठाना चाहता है? नागपुर क्या किसी नितिन गडकरी को बिठाना चाहता है? नाम अभी तक खुलकर सामने नहीं आए हैं कि किसे बिठाना चाहता है, लेकिन नागपुर अपना आदमी चाहता है, ये बात तय है। वही गुजरात लॉबी, वो कथित गुजरात लॉबी जो बीजेपी के ऊपर हावी है, वो अपने व्यक्ति को वर्किंग प्रेसिडेंट चाहती है, ये बात भी तय है। तो देखते जाइए बीजेपी के अंदर जो चल रहा है, बड़ा दिलचस्प है। मौजूदा नेतृत्व बनाम भावी नेतृत्व की लड़ाई है, और इसके लिए जो बवंडर विपक्ष से उठने की संभावना थी वो उठी ही, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा बवंडर तो नागपुर से उठा हुआ है। और उस बवंडर का सामना करने के लिए गुजरात में आई हुई बाढ़ किस हद तक उसे रोक पाएगी, या राजनीतिक बाढ़ कोई नए तरीके से उत्पन्न हो जाएगी, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।